जोहार, जय मूल निवासी, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव 2022 के शुरुआत में होने वाले हैं। 2 दिन पहले ही हमने कुछ मुस्लिम मौलाना और मुस्लिम बुद्धिजीवियों का एक इंटरव्यू करने की कोशिश की। सबसे पहले हम उसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि उसमें तकनीकी कारणों की वजह से आवाज़ आप तक सही नहीं पहुंच पाई। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। उन्हीं सवालों को लेकर हम और ख़ासकर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव है, इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी मान्यवर चांद मोहम्मद जी है। मैं उनका एमएन टीवी पर स्वागत करता हूं और उन्हीं से हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम समुदाय का क्या रुझान है, किस तरफ मुस्लिम समाज जाएगा, किस पार्टी को वोट करेगा, क्या उनकी पहली पसंद है। 4.5 साल का बीजेपी का कार्यकाल प्रदेश में रहा है, उसको वो किस प्रकार से देखते हैं। 2007 में उन्होंने बीएसपी को देखा, 2012 में उन्होंने सपा की सरकार को देखा, 2017 में बीजेपी को भी देखा। अब वो किस तरफ जाएंगे और इन तीनों सरकारों को वो किस प्रकार से तुलना करते हैं, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। चांद मोहम्मद साहब हमारे साथ है। सबसे पहले एमएन टीवी पर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव है, मुस्लिम समुदाय इसे कैसे देखता है? 2022 का जो चुनाव है, अब तक के हुए चुनाव से ख़ास तौर से मुसलमानों की जो तक अभी तक चुनाव में नीति रणनीति रही वोट देने को लेकर कि हम फला को वोट करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो इस दृष्टिकोण से अभी बड़े पैमाने पे मुसलमानों के अंदर ख़ास तौर से जो यूथ तबका है, नौजवान तबका है, उसके अंदर अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है। तो अब धीरे धीरे मुस्लिम समुदाय इस कॉन्सेप्ट से पिछले 3 दशक से जो एक राजनीति का बड़ा हिस्सा बन चुका था कि फला को वोट नहीं करेंगे तो बीजेपी आ जाएगी, तो इस दृष्टिकोण से भारत का और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश का एक बड़ी आबादी 20% आबादी वाला जो तबका है वो अब उठने लगा है और वो जो उनके हक अधिकार और उनके मुद्दे और उनके भागीदारी और उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार को लगातार उठाने की बात करता हो और मजलूमों में इत्तेहाद पैदा करने की बात करता हो। तो आज उस दृष्टिकोण से इस नज़रिए पे उत्तर प्रदेश का जो अभी हाल ही में चुनाव होने वाला है उसको लेकर दृष्टिकोण या नज़रिया मुसलमानों का बनता जा रहा है। तो आप मुसलमानों का वोट खास तौर से बीजेपी को हराने के ही मकसद से अभी तक वोट करते रहे, इस मकसद के साथ वोट नहीं जाएगा, बल्कि जो उनके हक अधिकार और भागीदारी और उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार को ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रहा है और हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उनके साथ मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पे मूव कर रहा है तेज़ी से। अभी हम यानी मुस्लिम समुदाय का केंद्रीय राजनीति में भी यही पैटर्न रहा है और प्रदेश की राजनीति में भी यही पैटर्न रहा है कि वो निगेटिव वोटिंग करते हैं। निगेटिव वोटिंग का मतलब ये है कि बीजेपी को हराने के लिए दूसरी अन्य पार्टी को, वो ये नहीं देख रहे कि किस पार्टी ने हमारे साथ अच्छा काम किया है या किस पार्टी की तरफ से हमें अच्छा प्रतिनिधित्व मिला है, या ये नहीं देख रहे। बीजेपी को हराने के लिए वो आमतौर पर वोट करते हैं, फिर चाहे वो केंद्रीय राजनीति हो या प्रदेश की राजनीति हो। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2007 में आपने बीएसपी की सरकार को देखा, यानी मुस्लिम समुदाय ने बीएसपी की सरकार को देखा। 2012 में सपा की सरकार को देखा। इसके पहले भी सरकारें बनी है, लेकिन ख़ास तौर पर मैं 21वीं सदी की अगर बात करें तो 2007 में बीएसपी, 2012 में एसपी और 2017 में बीजेपी की सरकार को देखा। बीजेपी की सरकार को अभी 4.5 साल हो चुके हैं। इन तीनों सरकारों की तुलना अगर करनी हो तो कैसे करेंगे? अगर बात करें तो पिछले 2007 में जब बीएसपी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट आई और उसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी की जो है पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट आई, तो जिन मुद्दों को लेकर ये मुसलमानों के वोट को इन्होंने अपील किया अपने समर्थन में या मुस्लिम समुदाय इनको वोट करे, तो ख़ास तौर से वो मुद्दे कभी सच्चर कमीशन के रहे हैं और मुसलमानों के भागीदारी की रहे हैं शासन प्रशासन में। लेकिन इन सरकारों की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद या सत्ता में आने के बावजूद इन लोगों ने उस लेवल पे मुसलमानों के साथ जो वादे किए
मुसलमानों के पढ़ने लिखने वाले बच्चों और स्कॉलरों को शासन प्रशासन में भागीदारी और रिजर्वेशन का एक बड़ा हवाला लगातार समाजवादी पार्टी देती रही, लेकिन इनको दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला और चार बार ये पार्टियां उत्तर प्रदेश में पिछले 27 साल के दरमियान रूलिंग पार्टी रही। 27 साल का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। अगर हम किसी समुदाय और किसी कम्युनिटी के कोर वोट बनने की वजह से रूलिंग पार्टी बने, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर हम बात करें सपा बसपा का उदय हुआ, तो सपा बसपा का उदय तब हुआ जब मुस्लिम समाज इन दोनों पार्टियों का कोर वोट बना, तब इनका उदय हुआ। क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराई गई, तो बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने गिराई, तो सरकार अगर हिंदुत्व की थ्योरी आम लोगों तक अगर पहुंची होती तो सरकार खासतौर से जो है बीजेपी की आनी चाहिए थी। लेकिन सपा बसपा के गठबंधन को पूरी तरह से 6 दिसंबर 1992 की घटना के बाद पूरे देश का मुसलमान कांग्रेस के किरदार से वाकिफ़ हो गया, बीजेपी के किरदार से वाकिफ़ हुआ, और पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुसलमानों ने पूरी तरह से एक नई राजनीति, विशुद्ध राजनीति की तरफ उन्मुख हुआ। मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो समझदार तबका था, और ख़ासतौर से हम बात करें मान्यवर काशीराम साहब 1984 से के पहले 1984 में बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने गठन किया, और 1973 में बामसेफ जैसे सामाजिक संगठन का गठन किया, और ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के अंदर सामाजिक समझ और ख़ासतौर से राजनीतिक समझ जो पैदा की, तो उस सामाजिक समझ की वजह से ओबीसी SC ST में जो समाजी जुड़ाव हुआ, इत्तेहाद पैदा होने की एक कड़ी की शुरुआत हुई। तो उस कड़ी को मुस्लिम समुदाय लंबे समय से देख रहा था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 की घटना ने पूरी तरह से कांग्रेस और बीजेपी के किरदार को या उनके चेहरे को बेनकाब कर दिया, जिसकी वजह से पूरी तरह से 1992 के बाद जो आम चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश का, मुस्लिम समुदाय जो है 100% उस गठबंधन को, सपा बसपा के गठबंधन को वोट किया, और पहली बार रूलिंग पार्टी बनने का मौका मिला सपा बसपा के लोगों को। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम वोटर को वोट बना, तब इनका वजूद आया, और 27 साल तक ये जो है उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे। तो 27 साल का एक बड़ा वक्त होता है, जिस समुदाय, जिस कम्युनिटी की वजह से इन्हें रूलिंग पार्टी बनने का मौका मिला, उस समुदाय के उत्थान के लिए, उस समुदाय के विकास के लिए, उस समाज में जो है हर क्षेत्र में विकास के लिए। लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया जिससे मुस्लिम वोटर आज के तारीख में बसपा की तरफ मूव करे, सपा की तरफ मूव करे। उससे ऊपर उठकर सोच रहा है कि जो उनके मुद्दे और हक अधिकार की बात करेगा उसकी तरफ मूव कर रहा है तेज़ी से जो मुस्लिम वोटर है। एक मेरा सवाल जो था वो ये था कि सपा बसपा और बीजेपी, बसपा बीएसपी की पहली सरकार 2007 में बनी, 2012 में एसपी की बनी, और फिर बीजेपी की सरकार। तो इन तीनों सरकारों की तुलना अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के मामले में करें, या मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में करें, या फिर उनकी सुरक्षा के बारे में करें, जिस प्रकार से अभी माहौल बीजेपी ने 4-4.5 साल में बना दिया था, 7 साल से केंद्र में जो सरकार है, इस प्रकार से अगर तुलना करें इन तीनों सरकारों की 2007, 2012 और 2017 की, तो क्या नज़र आता है, कैसे तुलना करेंगे? अभी ख़ासतौर से अगर हम बात करें मुसलमानों की सुरक्षा की, तो ये जब से सत्ता में आए तो इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सेंट्रल में केंद्रीय जो है सपा बसपा के लोगों ने पिछले 2004 से ये सिलसिला शुरू किया, और 10 सालों तक कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट चलाई। और जिस तरह से कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि मुसलमानों को बड़े पैमाने पर, अगर आज जेल के सलाखों के पीछे अगर हम देखें तो भारत में मुसलमानों की आबादी कम है, और इंडिया टुडे में एक खबर छप के आई कि देश में कम जेल में ज़्यादा। तो आज के तारीख में NCRB की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पे भारत में जेलों में आबादी मुसलमानों की 21% है, यानी कुल जेलों में कैदियों की संख्या का 21% तबका मुसलमानों से भरा पड़ा है। और उसमें अगर हम बात करें तो 90% मुसलमानों पर जो चार्जेस लगाए गए, उसमें नशीले पदार्थों की तस्करी को जरिया बनाकर जो है लगाए गए चार्जेस है, और
चोरी और डकैती के चार्जेस लगाए गए हैं। तो आम तौर पे अगर हम बात करें शक की बुनियाद पर मुसलमानों को अरेस्ट करने का सिलसिला जो कांग्रेस ने शुरू किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद सपा बसपा ने भी उसी की परंपरा को उन्होंने जारी रखा। और जारी नहीं रखा होता सपा बसपा और आज बीजेपी जब से रूलिंग पार्टी बनी है, अगर ये बदस्तूर ये सिलसिला नहीं चलता होता तो आज उत्तर प्रदेश की जेलों में हर चौथा कैदी मुसलमान नहीं होता। ये बेहद अहम बात है। तो 90% जो चार्जेस लगाए गए वो खासतौर से जो चोरी और डकैती और ख़ासतौर से नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले लगाए, तो इस्लाम तो मुसलमानों को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए सख्त पाबंद करता है और इस्लाम में जो नशीले पदार्थों का सेवन करता है वो आज मजहबी इस्लाम से कहा जाए वो खारिज है। उसे इस बात का इजाज़त नहीं है, किसी भी मुसलमान और या इस्लाम का मानने वाला बंदा है तो नशीले पदार्थों का सेवन करे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस्लाम के दायरे से बाहर है और वो मुसलमान नहीं हो सकते जो नशीले पदार्थों के या नशाखोरी की तस्करी कर रहे हैं। तो ये जो नशे का आरोप लगाकर चार्जेस किए गए तो ये इस्लाम को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश रही है। और दूसरी बात ये देखने को आई है कि आईपीसी की धारा 436 और 436 ए के तहत भारत में मुसलमानों के ज़्यादातर मामले विचाराधीन है। तो विचाराधीन मामलों में अगर जो भी कैदी हो वो कैदी अगर आधे से ज़्यादा सज़ा काट चुका है तो उसे निजी बांड पर उसे जमानत दे दी जानी चाहिए। लेकिन पूरे भारत में बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो है ज़्यादातर मुसलमानों के मामले विचाराधीन हैं और विचाराधीन मामलों में आधे से ज़्यादा की सज़ा काट चुके मुस्लिम कैदियों को जो आईपीसी की धारा 436 और 436 ए है उसके आधार पर जो है उन्हें रिहा कर देना चाहिए, निजी बांड पर, निजी उस पर बेल कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा पूरे भारत में नहीं दिखाई दे रहा है। और सपा बसपा अगर मुसलमानों के हितैषी पार्टियां होती तो आईपीसी के धारा 436 ए और 436 ए का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश की जेलों में जो हर चौथा मुसलमान कैदी है उसकी बड़ी आबादी जो जेलों में है और उन पर विचाराधीन मामले हैं, लंबित मामले हैं और आधे से ज़्यादा सजा वो काट चुके हैं, तो इस कानून के तहत, इस धारा के तहत उन्हें रिहा करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा बसपा के लोगों ने नहीं उठाया। अगर उठाया होता तो हर चौथा कैदी मुसलमान नहीं होता। यानी आपका ये कहना है कि सपा बसपा यानी अभी जो 4-4.5 साल का बीजेपी का राज रहा उसमें और सपा बसपा का जो पहली की सरकारें थी उसमें मुसलमानों की परिस्थिति में कोई फ़र्क नहीं आया। जो काम कांग्रेस केंद्रीय राजनीति में कर रही थी वही काम सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में किया। अभी आपने जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, देश में भी है। उत्तर प्रदेश में तो हर चौथा जो कैदी है जेलों में बंद वो मुस्लिम है। शासन प्रशासन में मुसलमानों की क्या परिस्थिति है, कितनी भागीदारी रही है, कितनी हिस्सेदारी रही है, खासकर बात करें हम इन 4.5 सालों के बीजेपी की सरकार की? तो अभी मौजूदा जो गवर्नमेंट आई है अगर उसकी हम बात करें और तो उसमें शासन प्रशासन में जो भागीदारी है और ख़ासतौर से एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा पार्ट है पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस महकमे में। तो पूरे भारत में मुसलमानों की जो आबादी है 2.5% है पुलिस डिपार्टमेंट में। और पुलिस डिपार्टमेंट में जो 2.5% आबादी है और तकरीबन 1 लाख कुछ हज़ार होते हैं, तो जिसका आधा हिस्सा तकरीबन जो है 45,600 लोग जो है अकेले जम्मू कश्मीर से है। तो आधी से कम जो है यानी लगभग 50,000 जो है पुलिस डिपार्टमेंट में जो है पुलिस ऑफिसर्स, कांस्टेबल जो है मुस्लिम है। और जबकि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 27 सालों में और अभी बीजेपी की 4.5 साल की गवर्नमेंट में बहुत सारी पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसियां हुई, शासन प्रशासन में वैकेंसियां हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नौजवानों में मेरिट की कमी है, प्रतिभा की कमी है। आज मुस्लिम नौजवानों का एक बड़ा तबका हायर एजुकेशन की तरफ जा रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जा रहा है और इसके साथ साथ पढ़ने की ओर जो है बड़े पैमाने पर जो है अग्रसर है।
और वो मेहनत करते हैं, स्किल वाले बच्चे हैं और उनके अंदर टैलेंट है। और उनके टैलेंट को खासतौर से अगर हम बात करें बीजेपी के 4.5 साल की गवर्नमेंट में, तो वो नफरतवादी जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो नज़रिया आज के तारीख में एडमिनिस्ट्रेशन का भी पार्ट बन चुका है, जिसकी वजह से मुस्लिम जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, स्कॉलर्स है, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो शामिल होते हैं, लेकिन ख़ासतौर से जो नफ़रतवादी दृष्टिकोण और नज़रिए से प्रेरित जो अधिकारी कर्मचारी है, वैकेंसीज प्रक्रिया का हिस्सा है, उनके साथ जो है निष्पक्ष जो है कदम नहीं उठाया जाता है। नहीं तो बड़े पैमाने पर मुसलमानों की आबादी शासन प्रशासन में बढ़ती, ये भी बड़ा एक पार्ट रहा है। मतलब आपका कहना है कि नहीं बढ़ी है इन 4.5 सालों में मुसलमानों की जो, यानी सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया गया था बीजेपी की तरफ से, वो उस नारे पर खरी उतरती नहीं दिखाई दे रही बीजेपी। एसपी बीएसपी की बात करें तो उन्होंने इस चुनाव में, यानी 2022 के आने वाले चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए या उनको अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन किए, अलग अलग जगह पर उन्होंने यात्राएं निकाली और ब्राह्मण सम्मेलन हुए। मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाया, ना सपा की तरफ से कोई कार्यक्रम दिखाई दे रहा है और ना ही बसपा की तरफ से। क्या कारण लगता है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी ये पॉलिसी है कि आज की तारीख में सपा बसपा के लोग जिस विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा का नेतृत्व भारत में ब्राह्मण वर्ग और समुदाय कर रहा है और कहीं न कहीं उसका असर भी दिखाई देता है। और बात करें अगर हम बसपा के जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं, तो 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद 11 सीटें खाली हुई और 11 सीटों पर उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। और उपचुनाव के दरमियान बसपा ने कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारे और जब उन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे तो उन्होंने NBTV पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि अभी मुस्लिम लोग कट्टरपंथी होते हैं और चूंकि कट्टरपंथी कोई चुनाव ना जीत जाए, इसके लिए मैंने अपने समर्थकों और अपने वोटरों का वोट बीजेपी को ट्रांसफ़र करा दिया। तो बहन जी का जो नज़रिया है वो बीजेपी के साथ पूरी तरह से मिल चुका नज़रिया है, जिसकी वजह से वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और ब्राह्मणों को भी बसपा में किसी भी तरह की अब उन्हें दिक्कत नहीं है नेतृत्व करने को लेकर और उसकी नीति और पॉलिसी को लेकर, क्योंकि बहन जी तो आज उनकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। और उत्तर प्रदेश में तो सपा बसपा में कंपटीशन बन गया है आज के डेट में। अगर माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम सत्ता में आते हैं तो परशुराम की हम 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाएंगे, तो दूसरे दिन जो है बहन जी का ट्वीट आता है और ट्वीट करके ये बात लोगों के सामने रखती है, पक्ष रखती है कि हमारी सरकार अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो परशुराम के नाम पर सिर्फ हम 108 फीट से ऊंची यानी बबुआ से बड़ी ऊंची प्रतिमा ही नहीं लगाएंगे, बल्कि उनके नाम पर बड़े पैमाने पर स्मारक लगाएंगे, वो लगाएंगे। तो ये बातें मुस्लिम समाज देखता रहा कि आज के तारीख में कि कल तक काशीराम जी जिंदा थे तो मिशन काशीराम और मिशन अम्बेडकर चल रहा था बहुजन समाज पार्टी में, इसलिए मुसलमानों का एक बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा रहा। लेकिन आज जो खासतौर से बहन जी का जो किरदार रहा विचारधारा को लेकर, तो आज वो मिशन परशुराम चला रही है। उनके आइडियल काशीराम नहीं है बल्कि परशुराम है। अगर काशीराम होते तो काशीराम साहब की एक बड़ी, सपा की तरफ से भी तो कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया मुस्लिम समुदाय के लिए, वो भी तो परशुराम और राम मंदिर की बात करते हैं। तो सपा ये मानकर चल रही है, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, क्या सपा ये मानकर चल रही है कि मुस्लिम समुदाय हमें ही वोट करेगा, वो हमारी बपौती है, वो कहीं नहीं जाएगा? तो ये अभी अवधारणा उनके अंदर है कि मुसलमानों के बीच में सभा करना, मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल और स्कॉलरों के साथ या आलिम और उलमा इकराम के साथ वो बैठक करना भी ये वो मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। वो पूरी तरह से मुस्लिम तबके को इग्नोर कर रहे हैं। और यह आजम खान जी का भी एक मुद्दा है कि वो जेल में है, लेकिन उनको जेल से बाहर निकालने के लिए सपा कुछ करती हुई नहीं दिखा रही। क्या इस आरोप से बच रही है सपा कि उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग जाएगा बीजेपी की तरफ से?
हाँ, आज खास तौर से जो दो तरह का हिंदुत्व के थ्योरी पर काम कर रहे लोग हैं, एक तरफ हार्ड हिंदुत्व है, दूसरी तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व है। तो आज जो खास तौर से सेकुलरिज्म की बात करने वाली जो भी पॉलिटिकल पार्टियां पूरे भारत में है और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा सॉफ्ट हिंदुत्व की थ्योरी पे काम कर रहे हैं। इसलिए जो सरस्वती स्वरूपानंद जो शंकराचार्य थे, जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया, संविधान को बदलने की बात करी, उनके चरणों में जाकर चरणागत हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। तो ये बात साबित करता है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की थ्योरी पर काम कर रहे हैं। इसलिए आजम खां जैसे अजीम शख्सियत को, जिन्होंने मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का कोर वोट बनाया और मुसलमानों को यकीन दिलाया कि समाजवादी पार्टी ही आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकती है, ऐसे अजीम शख्सियत को बकरी चोरी के आरोप में, भैंस चोरी के आरोप में, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाने के आरोप में और ज़मीनें अधिग्रहित करने के आरोप में, लाइब्रेरी जैसे मामलों के आरोप लगाकर जो बेबुनियाद आरोप है उन पर चार्जेस लगाए जाते हैं और उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा कोई ऐसा आंदोलन, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाता है कि आजम खां को रिहा किया जाए। आजम खां जैसे कद्दावर और बेबाक नेता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उन्होंने संसद में भी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और विधानसभा में भी जब उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, खासतौर से मुसलमानों के आवाम और कौम के मुद्दों को लेकर। लेकिन आज कहा जाए तो समाजवादी पार्टी मुस्लिम के हक, अधिकार और मुद्दों की बात करने वाली जो एक शख्सियत थी, उसको पूरी तरह से वो जेलों में है और ख़ासतौर से इंटरनली ऐसी मंशा भी हो सकती है क़यादत को लेकर कि हो सकता है इन फ्यूचर में समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे आजम खां को ये बात समझ में आए कि ये हमारा सिर्फ तुष्टीकरण करना चाहते हैं, हमें हक, अधिकार और भागीदारी नहीं देना चाहते हैं और इस चुनाव में अलग फैसला हो सकता है। तो इंटरनली मुझे ये भी लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने हो सकता है मिलकर आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें जेल में डालने का काम किया हो, ऐसा मेरी संभावना है इसके पीछे। अभी आपने हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कही। पहले एक राजनीति होती थी कम्युनल वर्सेस सेक्युलर की। सेक्युलर में कांग्रेस और तमाम समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, बीएसपी तो बाद में कांचीराम साहब के जाने के बाद वो सेक्युलर की तरफ बढ़ी, और अन्य जो बिहार में जो अन्य प्रादेशिक जो क्षेत्रीय दल है। अभी जो राजनीति हो रही है वो सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की हो रही है। हर कोई बड़का हिंदू बनने की कोशिश कर रहा है और फिर इस राजनीति से, सेकुलर और कम्युनल की राजनीति से तो मुस्लिम समाज सतर्क हो जाता था, कम्युनल से दूर होकर वो सेकुलर की तरफ जाता था। लेकिन अभी जो हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति हो, इसका काट क्या है, कैसे मुकाबला करेंगे, कैसे बचेंगे? अगर हम बात करें सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की राजनीति का काट, आज के तारीख में बड़े पैमाने पर समाज में बहुत दिगर संगठन जो है समाज में मसावत कायम करने के लिए, समाज में इत्तेहाद कायम करने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए और मजलूमों के हक अधिकार के मुद्दों को लेकर लगातार वो गतिशील हैं और काम कर रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर से फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आधार बनाकर जिन तंजीमों के जिम्मेदार लोग काम कर रहे हैं, तो वो बेहतर विकल्प है आज के तारीख में मुसलमानों के साथ मिलजुल कर काम करने के लिए। और मुसलमानों के लिए बेहतर विकल्प है जो फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा और उनके सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर अगर पूरे भारत में बात करें, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा और उनके सिद्धांतों की लड़ाई लड़ने का एकलौता चेहरा मेरी नज़र में आता है, वो है मान्यवर वावन मेश्राम साहब, जो वामसिफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो लगातार ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज़ के जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको लगातार वो उठाते रहे हैं। और अगर हम बात करें मुसलमानों के ज्वलंत मुद्दों को लेकर, तो उन्होंने 5 जुलाई 2018 में उन्होंने बहुजन क्रांति मोर्चा के जानिब से मॉब लिंचिंग को लेकर पूरे भारत में राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया। और इसके साथ साथ अभी मॉब लिंचिंग को मुद्दे को लेकर और ख़ासतौर से जब पहलू खान, 1 लाख खान को मारा गया,
बेरहमी के साथ कत्ल किया गया, तो उन मुद्दों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया और उनका स्ट्रक्चर पूरे भारत के 550 जिलों में है और भारत के 33 राज्यों में है। तो पूरी संगठन शक्ति के साथ जब भी मौका मिला वो मुसलमानों के मुद्दों को उन्होंने उठाया, भले ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके एक भी ना हो, एमएलए एक भी ना हो, और यहाँ तक कि राजनीति की छोटे पायदान पर भी उनके लोग नहीं हैं, लेकिन जब भी अवसर मिला, जब भी मुसलमानों के साथ घटनाएं घटी, उन मुद्दों को लेकर साथ रहे। और ख़ासतौर से बीजेपी ने जब सीए और एनआरसी और एनपीआर का मुद्दा लाया, तो सीए और एनआरसी और एनपीआर के मुद्दे पर बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर मोहम्मद मेश्राम साहब और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय सरपरस्त हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के साथ मिलकर कि ये सीए और एनआरसी का खासतौर से मसला सिर्फ मुसलमानों से नहीं जुड़ा है, ओबीसी एससी एसटी से जुड़ा हुआ है। और उन्होंने एक्सपोज किया असम की आई रिपोर्ट को कि 19,48,000 लोग एनआरसी की लिस्ट में आए, जिसमें 14,48,000 ओबीसी एससी एसटी के हैं और बाकी जो है 5 लाख लोग मुस्लिम हैं। तो ये बातें खुलकर सामने आई और उन्होंने 29 जनवरी को खासतौर से सीए और एनआरसी के मुद्दे पर भारत बंद किया और अब तक का सबसे बड़ा भारत बंद था। तो इससे ये कहा जा सकता है कि भारत में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करने वाली जो अजीम शख्सियत मान्यवर मोहम्मद मेश्राम साहब हैं, जब भी उन्हें मौका मिला मुसलमानों के मुद्दों को उन्होंने उठाने का काम किया। तो ऐसी स्थिति में एक बेहतर विकल्प बन सकता है पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पर काम करने वाले लोग जो इंसाफ के लिए काम कर रहे हैं, मसावात यानी बराबरी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ भी इस भारत की वर्तमान जो मनुवादी व्यवस्था है उनके साथ कदम कदम पे गैर बराबरी का बर्ताव होता है, ऊंच नीच छुआछूत का बर्ताव होता है। तो इस गंदगी से वो निकलना चाहते हैं और पूरे भारत में उनके लोगों के साथ मसावात और बराबरी का व्यवहार हो, बर्ताव हो, इसके लिए काम करना चाहते हैं। तो इस्लाम की बुनियाद ही मसावात पे खड़ी है। तो ऐसी स्थिति में जो मसावात कायम हो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे तंजीमों को चलाने वाले लोगों के साथ हिस्सा बनना चाहिए और फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा एक बेहतर विकल्प बन सकती है आज समाज को जोड़ने के लिए और नफरतवादी विचारधारा से ऊपर उठकर काम करने के लिए। तो ये कुछ मुद्दे थे जिस पर हमने चांद मोहम्मद जी से बात की, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी है। और कम्युनल की काट सेक्युलर पहले मुस्लिम मानते थे और उसी पर अमल भी करते थे। सेक्युलर जो पार्टी है, सेक्युलर जो दल है, जो अपने आप को सेक्युलर कहती है, वो कितना सेक्युलर है वो अलग बात है। और उनका असली चेहरा जो है वो 2019 के चुनाव के वक्त भी सामने आया। जो खुद को सेक्युलर कह रहे थे, उन्होंने अपने गले का जनेऊ दिखाने का भी काम मीडिया में किया है। तो वो उनका असली चेहरा सामने आया। अब लड़ाई सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की है और इस लड़ाई से मुकाबला करने के लिए फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा यही एकमात्र विकल्प है, ऐसा चांद मोहम्मद जी ने कहा है। हम उनका एमएनटीवी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं और जो तमाम बातें उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कही है, उन बातों पर मुस्लिम समुदाय अमल करेगा, ये उम्मीद व्यक्त करते हैं। और यहीं पर ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं एमएनटीवी। आपके इस मामले में अगर कुछ राय है, अगर आपको कुछ कहना है, तो आप इसमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। आप हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते, हमसे अलग भी राय अगर आपकी है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसको लेकर हम चर्चाएं करें, आपको जानकारी देने का काम करें, ये भी बताइए। शुक्रिया।